जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? उमर अयूब साहब की भी अबूरी ज़मानत हो गई है और अब ये अबूरी ज़मानतें ये साबित कर रही हैं कि 9 मई का जो मामला था उसे स्टेट ने ठप कर दिया है। क्या वाकई ठप किया है या नहीं, ये हम आपको आज की वीलॉग में बताएंगे। और आज अचानक सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है हाई कोर्ट ने। ये क्या वाकया था कि सेक्रेटरी दाखिला जैसा एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर जो पूरे पाकिस्तान की पुलिस को बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और लॉ इन्फोर्समेंट अदारों को चला रहा है, उसका कैसे वारंट जारी हो गया, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ जो जजिस को खतूत मिल रहे हैं उसके अंदर भी एक टर्न आया और एक रिपोर्ट भी आई है, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आई है कि जो पाउडर दिया जा रहा है जजिस को भिजवाया जा रहा है उसके अंदर क्या चीज़ है और उसके अंदर एक नया ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। जब 9 मई और 10 मई के वाकयात हुए थे और उस वक्त एक सीरियसनेस स्टेट की तरफ से दिखाई गई थी तो यूं महसूस होता था कि पाकिस्तान में जो जो जिम्मेदार हैं उनको रियासत छोड़ेगी नहीं किसी कीमत पे भी। लेकिन उसके बाद कुछ तब्दीलियां आनी शुरू हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ट्रायल्स भी मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हुए और कुछ लोग जो ज़ेरे ज़मीन चले गए, गायब हो गए, कुछ लोग मुल्क से फ़रार हो गए। जो मुल्क से फ़रार लोग थे उनको स्टेट वापस नहीं ला सकी और जो ज़ेरे ज़मीन थे जिसमें हमाद अज़हर जैसे और मियाँ असलम इकबाल जैसे लोग शामिल हैं, उनको स्टेट 8-9 महीने की कोशिश के बावजूद बाहर नहीं निकाल सकी थी। बल्कि मुराद सईद साहब जो हैं वो तो मोस्ट वांटेड पर्सन है, आज तक रियासत उनको तलाश नहीं कर सकी कि वो कहाँ पे हैं। कभी ये पता चलता है कि गिलगित बल्तिस्तान में है, वहाँ रियासत उन तक नहीं पहुँच पाती, फिर पता चलता है वो सवात में है, रियासत वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाती और फिर जब वो पिशावर में होते हैं तो रियासत उनके दरवाजे तक पहुँच जाती है, लेकिन वो रियासत को चक्कर दे के वहाँ से भी फ़रार हो जाते हैं। और अब भी वो ज़ेरे ज़मीन हैं और वहाँ से उनके ऑडियो और वीडियो और हर किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं और वो हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर प्ले होते हैं, तो रियासत उन तक नहीं पहुँच सके। हमाद अज़हर साहब आपके सामने हैं, वो लाहौर के अंदर छुपे रहे और रियासत उनको डिस्कवर नहीं कर सकी और उसके बाद ज़ाहिर है फिर रियासत ने बेबसी का इजहार कर दिया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बड़े मुकदमात थे, वो आपके सामने। शिबली फराज साहब जो हैं उनके ऊपर केसेस थे, शहरयार आफरीदी के ऊपर केसेस थे और फैसल जावेद साहब जो उनके ऊपर केसेस थे, उमर अयूब साहब के ऊपर भी केसेस थे। बहरहाल फिर 8 फरवरी का दिन तलू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा वोट्स हासिल किए, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई। इस दौरान वो तमाम लोग जो ज़ेरे ज़मीन थे वो सामने आना शुरू हुए और पेशावर हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानतें होना शुरू हुई और ज़मानतों के बाद वो बाकायदा ऐसे लगता है जैसे कुर्सियाँ उनके लिए तैयार हैं और किसी ने उन्हें गर्म किया हुआ है और वो फिर मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात होते चले गए। अब उनमें से बेशुमार लोग हैं जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन भी लड़ लिए, उनमें से कुछ लोग असम्बलियाँ भी पहुँच गए और कुछ लोगों को मशीर भी बना दिया गया। और अब ना सिर्फ उन सब लोगों की ज़मानतें हो रही हैं बल्कि वो सब मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात होते चले जा रहे हैं और फिर इसके साथ साथ वो टेलीविज़न पे भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी नज़र आते हैं। उमर अयूब साहब जो हैं उनके ऊपर भी ज़ाहिर मुकदमात थे, कोई 21-22 मुकदमात उमर अयूब साहब के ऊपर थे, लेकिन इस वक्त वो अपोजिशन लीडर हैं और उससे पहले बाकायदा उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन उन्होंने जीता और इस बार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर। और आज उनका केस था और आपको यह यकीनन याद होगा कि वो अबूरी ज़मानत पे हैं और उनके बेशुमार मुकदमात हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत दे रखी थी। आज वो फिर अदालत के अंदर पेश हुए और अदालत ने उनको 25 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत दे दी है और उनको कहा गया है कि आप 25 अप्रैल को दोबारा पेश हों। और साथ मियाँ वाली में, क्योंकि उनके ऊपर 3 केस बने हुए थे, ये ज़मानत उनको मियाँ वाली के इन केसेस पे हुई है और मियाँ वाली पुलिस से तलब कर लिया अदालत ने कि जनाब आप अपने रोज़नामचे लेकर आएँ, अपनी FIRs लेके आएँ और ये बताएं हमें कि क्या वाकई उमर अयूब साहब उस वक्त मियाँ वाली में थे और क्या वाकई उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की थी या नहीं की थी। अब ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है इसमें 3 इसके पहलू हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी। पहली बात तो ये है कि जब ये 9 मई और 10 मई के वाक़यात हुए थे तो स्टेट का एक पुराना तरीक़ाकार है कि जिसके ऊपर भी शक हो मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ इलाकों में उसके ख़िलाफ़ FIRs दर्ज करवा दी जाएँ और उसका मकसद ये नहीं होता कि उसको आपने कोई सज़ा दिलवानी है, बल्कि मकसद उसका ये होता है कि रगड़ा लगाना है कि बंदा एक अदालत से निकले और उसके बाद फिर ऑल टुगेदर वो कोई 1000 किलोमीटर का फासला तय करके दूसरे थाने में पहुँचे या दूसरी अदालत में पहुँचे।
जब वहाँ से उसकी ज़मानत हो जाए तो फिर उसे को 800 किलोमीटर दूर जाना पड़े और वहाँ पे फिर एक जज के सामने पेश होना पड़े। तो वही हुआ 9 मई और 10 मई में कि जो जो शख्स आपको नज़र आए या जिन जिन लोगों के नाम आपको नज़र आए, तो जहाँ जहाँ मुमकिन था उन थानों के अंदर FIR काट दी गई और उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारियों के लिए छापे पड़ने शुरू हो गए। कुछ लोग उनमें से गिरफ्तार हो गए जो ज़ाहिर जेलों के अंदर रहे और फिर 3 MPO के तहत बार बार गिरफ्तार होते रहे, बार बार उनकी ज़मानतें होती रहीं, फिर वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार होते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, वो ज़ेर ज़मीन चले गए और रियासत उन तक नहीं पहुँच सके और उसमें उमर अयूब साहब भी शामिल थे। उमर अयूब साहब ने एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गुजारा। तो अब एक तो रियासत ने वही गलती की जो पुरानी की जाती रही कि फौरी तौर पर जहाँ थाना मुमकिन है उसके अंदर एक FIR काट दी जाए और उसके अंदर दहशतगर्दी की दफात भी डाल दी जाए। दूसरा, एक वक्त गुजर गया और जब वक्त गुजर जाता है तो पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम पुराने चैप्टर क्लोज़ कर देते हैं। तो अब वो चैप्टर क्लोज़ करने का टाइम आ गया क्योंकि रियासत भी मुझे थकती हुई महसूस हो रही है। पिछले 8-9 महीनों में रियासत ने इसके अलावा कोई काम नहीं किया और अब रियासत थक चुकी है, तो उसने कहा कि ठीक है, इनको अब वाइंड अप होने दें। और तीसरा ये है कि अब क्योंकि वो असम्बलियों में पहुँच चुके हैं तो रियासत ये चाहती है कि उनके साथ एक दोस्ताना माहौल के अंदर काम किया जा सके, लिहाजा उनको थोड़ी सी रिलीफ और छूट भी दी जा रही है। तो ये तीनों जो मामलात हैं इस वक्त चल रहे हैं कि आप थक गए हैं और दूसरे वो इक़्तिदार में आ रहे हैं और तीसरा ये है कि आपने गलत मुकदमात बनाए थे, लिहाजा जब भी अदालत में मुलज़म पहुँचता है तो उसको ज़मानत मिल जाती है। तो बहरहाल इस सारे वाक़े से रियासत को कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। एक तो सिर्फ उन्हें उन लोगों के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करने चाहिए जो वाकई मुजरम हैं, जो वाकई ज़िम्मेदार हैं। बिला वजह मुकदमेबाजी जो है उससे रियासत का भी नुकसान होता है और मुलज़म का तो बहरहाल होता ही होता है। तो इससे मेरा ख्याल रियासत को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं है कि बंदा यहाँ पे है या वो मानसेरा में है और उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो मियाँ वाली में कायम कर दिया गया या हैदराबाद में कायम कर दिया गया या फिर जाके योम में उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हो गया या फिर DI खान के अंदर हो गया या DG खान के अंदर हो गया। ये नहीं होना चाहिए। तो रियासत को अब इससे सीख लेना चाहिए कि इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। दूसरा जो लेसन है वो ये है कि जो लोग ज़ेर ज़मीन चले गए थे रियासत उनका नहीं बिगाड़ सकी कुछ, लिहाजा रियासत को ये पता लग जाना चाहिए कि जहाँ से लोग गायब हो जाएं या छुप जाएं तो रियासत के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि उनको खोद के बाहर निकाल सके। या ये भी हो सकता है कि रियासत ने जानबूझ के कहा कि ये लोग अच्छे हैं, अगर ये छुपते हैं तो उनको छुपने देना चाहिए, बजाय इसके कि हम इनको भी डिस्कवर करके इनको भी तलाश करके अदालत में खड़ा कर दें। तो दूसरा सबक ये है कि कुछ लोग या तो आपकी डार्लिंग होते हैं और अगर वो डार्लिंग नहीं है और वो अगर छुप गए किसी टनल में या किसी घर में तो आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि आप उनको तलाश कर सकें। लिहाजा स्टेट इस मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और तीसरा ये है कि अगर आप इक़्तिदार में पहुँच गए किसी न किसी तरीके से, अगर आपने वोट हासिल कर लिए, आप किसी असम्बली का हिस्सा बन गए, तो फिर रियासत को अपने पुराने मौक़िफ़ जो हैं उन सबको वापस करना पड़ता है। तो रियासत अब ये पुराना मौक़िफ़ भी वापस ले रही है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 9 मई और जो 10 मई के वाक़यात थे बड़े संगीन और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ था कि किसी सियासी जमात ने या सो कॉल्ड सियासी जमात ने इस किस्म का काम किया और उसके बाद उसके ऊपर एतराज़ हुआ, उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। लेकिन ये चीज़ साबित करती है कि वक्त के साथ साथ रियासत जो है वो अपने पुराने मौक़िफ़ से पीछे हट जाती है। तो रियासत को अब मैं पीछे हटता हुआ महसूस कर रहा हूँ। हर जगह पे जिस भी अदालत में जो भी मुलज़म जाता है तो वो प्रोटोकॉल के साथ जाता है और वहाँ पे उसकी ज़मानत होती है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो वापस आता है और उसके बाद फिर वो हर जगह पे तकरीर भी करता है। तो ये चीज़ भी साबित हो गई कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर रगड़ा हो तो होता वक्त ही है, रियासत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती। तो बहरहाल 9 मई और 10 मई का चैप्टर मुझे लगता है कि क्लोज़ हो रहा है। आज एक और लाहौर हाई कोर्ट के जज अली बाकर नजफ़ी साहब हैं, उनको भी एक ख़त मौसूल हो गया और उस ख़त के अंदर भी उसी तरह पाउडर था और साथ धमकियाँ लिखी हुई थी, एंथ्रॉक्स उसके ऊपर लिखा हुआ था। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस हो गए हैं जिनको इस टाइप के पैकेट्स मिले हैं। साथ ही फ्रेंसिक रिपोर्ट आई जो जजेस को ख़त लिखे गए, उसके अंदर 10% आर्सेनिक निकला है। आर्सेनिक जो है एक जहर होता है और ये याद रखें कि अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो तो ये सांस के ज़रिए भी अफेक्ट करता है और उसके बाद बंदे की मौत वाक़या हो सकती है या फिर उसका नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये उसमें 10% निकला है। अगर ये 70% होता तो पैक करने वाले और खोलने वाले इस वक्त तक दुनिया से रुखसत हो चुके होते या वो हस्पतालों में मौजूद होते। अब ये जो सारा सिनेरियो है इसमें 2 चीज़ें निकल रही हैं जो मेरा ख्याल है बड़ी अलार्मिंग है। पहली बात तो ये पाकिस्तान का डाक का सिस्टम सेफ़ नहीं है, यानी कोई भी शख्स किसी वक्त भी
कोई भी ख़त लिख सकता है, कोई भी ख़त भिजवा सकता है, और हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसको ट्रेस कर सकें या उसको ट्रैक कर सकें। तो पाकिस्तान का डाक का सिस्टम ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम से बिल्कुल फ़ारिग है। तो ये चीज़ साबित हो करती है कि आप किसी लिफाफे में बम भी अगर रख दें किसी पैकेट में, तो वो भी उस शख्स को डिलीवर हो जाएगा, और उसके बाद वो बंदा दुनिया में रहता है या नहीं रहता, ये अलग बात है। तो एक तो हमारा जो सिस्टम डाक है वो एक्सपोज हो गया। दूसरा ये है कि आर्सेनिक ज़ाहिर है जहर है, और ये जहर जो इतना अवेलेबल है कि किसी शख्स ने बाकायदा ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद उसने उसको लिफाफों में पैक किया, और पैक करने के बाद उसने जजेस को भिजवाना शुरू कर दिया। तो दूसरी चीज़ ये साबित होती है कि जहर के ऊपर भी रियासत का कंट्रोल नहीं है। तो अगर आर्सेनिक जैसा जहर भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है और लोग उसको लेके उसको पाउडर के अंदर मिक्स करके जजेस को भिजवा रहे हैं, तो ये एक दूसरी सूरत हाल है जो पहली से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मेरा ख्याल है रियासत को इन दोनों वाक़या से एक चीज़ ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि डाक का सिस्टम हमारा कितना कमज़ोर है, और उसमें कोई शख्स भी किसी भी जगह से बग़ैर नाम दिए हुए, बग़ैर नाम बताए हुए, बग़ैर अपनी शनाख्त डिक्लेयर किए हुए वो कोई भी ख़त लिख सकता है, और वो ख़त बाकायदा एड्रेस पे पहुँचेगा और कोई शख्स उसको ट्रेस नहीं कर सकेगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जहर ओपनली अवेलेबल है। कोई भी शख्स अगर आर्सेनिक भी ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद भी सकता है, और उसकी मकदार इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो 10% के हिसाब से पाउडर में मिक्स करके उनको तकरीबन 14-15 जजेस को भिजवा सकता है, और वो बाकायदा वहाँ पे पहुँचता है, और उसके बाद वो लिफाफे खोले जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेरा ख्याल है बहुत खौफनाक हैं, और रियासत को अंडरस्टैंड करना चाहिए, रियासत को अब आंखें खोलनी चाहिए कि कम से कम जो जहर है उसके ऊपर तो रियासत का कंट्रोल हो, और ये जो डाक का सिस्टम है वो तो बाकायदा ट्रेसिंग और ट्रैकिंग सिस्टम के साथ होना चाहिए, ताकि जो भी शख्स किसी जगह पे अगर वो ख़त डालता है किसी पोस्ट बॉक्स में, तो फौरी तौर पर रियासत उस तक पहुँच सके जो हम नहीं पहुँच पा रहे। और ये मेरा ख्याल है रियासत अगर जो सारे डाक खाने हैं वहाँ पे अगर उसके पास कोई सिस्टम होता, वहाँ पे अगर कैमरेज होते, तो ये इनको तलाश किया जा सकता था। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे कैमरे होने चाहिए पाकिस्तान में वहाँ नहीं है, तो डाक के अंदर कैसे होंगे। समी इब्राहिम साहब पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, पुराने सहाफ़ी हैं, बल्कि पूरी ज़िंदगी उनकी सहाफ़त के अंदर गुजर गई। इमरान खान साहब के वो बहुत करीब होते थे जब वो गवर्नमेंट थी उनकी। तो जब इमरान खान साहब को रगड़ा शुरू हुआ, तो उनमें से जो सहाफ़ी उनके करीब थे उन सबको भी रगड़ा लगने लगा। उनमें समी इब्राहिम साहब भी थे। समी इब्राहिम साहब को गिरफ़्तार भी किया गया था। फिर इनका नाम ECL पे है, और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया था। हाई कोर्ट के फ़ैसले से ये डायरेक्शन दी गई थी वज़ारत दाखिला को कि इनका नाम ECL से निकाल दिया जाए ताकि ये मुल्क से बाहर जा सकें। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बावजूद समी इब्राहिम साहब का नाम ECL से नहीं निकाला गया। तो समी इब्राहिम साहब ने दोबारा हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया। उन्होंने कहा जी ये जो सेक्रेटरी दाखिला हैं ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। तो जज साहब ने सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया, कई बार उनको नोटिस दिए गए लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए। आज सुबह उनको बुलाया गया था कि आपने हाज़िर होना है, सुबह वो नहीं आए। फिर जज साहब ने 11 बजे का टाइम दिया, सेक्रेटरी साहब 11 बजे भी तशरीफ़ नहीं लाए। फिर उन्होंने 2:30 बजे का टाइम दिया, 2:30 बजे भी वो तशरीफ़ नहीं लाए। तो इस पर फ़ौरी तौर पर जज साहब ने उन्हें काबिल ज़मानत वारंट उनके जारी कर दिए, और साथ 50,000 रुपये के मचलके का ऐलान भी कर दिया कि 50,000 रुपये भी अदा करेंगे और अपनी ज़मानत भी करवाएंगे। जो ज़ाहिर बड़ी खबर थी कि एक सेक्रेटरी दाखिला जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी वारंट जारी हो गए, और वो काबिल ज़मानत है बहरहाल। तो उसके बाद जब दोबारा हेयरिंग स्टार्ट हुई तो सरकारी वकील ने कहा कि DG पासपोर्ट आ रहे हैं और वो आके जवाब देंगे। इस दौरान पे DG पासपोर्ट पहुंच गए अदालत, और उन्होंने कहा कि जो आपका हुक्म था उसके मुताबिक हमने इनका नाम ECL से निकाल दिया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पे दोबारा इनका नाम ECL पर डाला गया है। तो अब एक नया केस बनता है, तो उस पर ज़ाहिर है फिर जज साहब ने पुराना केस निपटा दिया। साथ सेक्रेटरी दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट है वो भी अदालत ने वापस ले लिए, और साथ ही समी इब्राहिम साहब को कहा कि आप नया केस कर दें और फिर नए केस को भी देखते हैं। तो एक नया केस जो है वो समी इब्राहिम साहब करेंगे, जिसमें वो कहेंगे कि मेरा नाम ECL से निकाला जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी अदालत ये हुक्म जारी करेगी कि इनका नाम ECL से निकाल दिया जाए। लेकिन क्या उस ऑर्डर पे फ़ैसला हो जाएगा, अमल दरामद हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर भी अमल दरामद होगा, क्योंकि अगर अमल दरामद होना होता तो पिछला ऑर्डर ही काफ़ी था। तो अगला जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का भी यही बनेगा जो इस ऑर्डर का बना है। तो यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जब आप इतने बड़े बड़े लोगों को माफ़ कर रहे हैं, आप उमर अयूब को माफ़ कर रहे हैं, आप अली अमीन गंडापुर को माफ़ कर रहे हैं, आप शहरयार अफरीदी को माफ़ कर रहे हैं, आप शानदाना गुलजार साहिबा को माफ़ कर रहे हैं, आप मियाँ असलम साहब को माफ़ कर रहे हैं,
आप इसके अलावा बड़ी लंबी लंबी लाइन है, मैं आपको सारा दिन दोहरा सकता हूँ आपके सामने। जब आप इतने बड़े बड़े लोगों को माफ़ कर रहे हैं तो फिर समी इब्राहिम साहब को माफ़ क्यों नहीं कर देते? आखिर वो सहाफ़ी हैं। इसके अलावा उस आदमी ने तो कोई बड़ा कमाल नहीं किया कि या तो उन्होंने कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया हो या उसके अंदर मुलव्वस हों, तो फिर ठीक है, फिर आप उनको गिरफ्तार कर लें, फिर उन्हें आप पाकिस्तान में होल्ड कर लें। लेकिन उन्होंने कोई इस टाइप का जुर्म नहीं किया, वो सिर्फ अपनी ज़ाती राय देते रहे हैं। तो जो ज़ाती राय देने वाला है उसको आपने पकड़ रखा है, उसको आप मुल्क से बाहर जाने नहीं देते। और जिन लोगों ने बाकायदा ये प्लान किया था, ये अटैक किया था या तकरीरें की थी, उन सबको आपने ज़मानत पर रिहा भी किया हुआ है और अब वो सरकारी ओहदे भी ले रहे हैं। तो ये खुला तजाद नहीं है, ये खुली ज़्यादती नहीं है कि अगर आपने सज़ा देनी थी तो सबको सज़ा दे देते। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि ये एक शख्स अगर वोट ले रहा है या किसी पार्टी के साथ उसका ताल्लुक है तो उसको माफ़ी मिल जाती है, और जो शख्स जर्नलिस्ट है और सिर्फ अपनी राय देता रहा है तो उसको फौरी तौर पे आपने पकड़ रखा है और उसको आपने होल्ड कर लिया कि वो पाकिस्तान से पार नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है समी इब्राहिम साहब पे भी मेहरबानी करें, उन्हें भी उमर अयूब समझ के ही उन्हें ये इजाज़त दे दें कि वो मुल्क से बाहर जा सकें।